ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक भारतीय इतिहास का जो हम पोर्शन देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, तो इसमें से प्राचीन भारत में हमने देखा कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रागैतिहासिक काल देखा, सिंधु सभ्यता देखा, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हमने मगध का उत्कर्ष देखा। तो मगध के उत्कर्ष में हमने कई शासकों को देखा। उसमें से हमने मुख्यतः देखा मौर्य काल। तो मौर्य काल के बाद में अपना आज का टॉपिक होगा क्या, ब्राह्मण साम्राज्य। क्योंकि जो मौर्य काल हुआ तो मौर्यों के बाद में ब्राह्मण साम्राज्य आया। तो ब्राह्मण साम्राज्य को हम आज जो पढ़ेंगे उसमें से पहले हम देखते हैं शुंग एवं कण्व वंश। तो शुंग और कण्व राजवंश जो थे उसमें से पुष्यमित्र जो शुंग था जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। हमने देखा था कि बृहद्रथ जो था आखिरी राजा जो था मौर्य वंश का, उसको उसके एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया और मारने के बाद में उसने शुंग वंश की स्थापना कर ली। तो ये ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो थी वो राजधानी विदिशा में इन्होंने स्थापित की थी और इंडो यूनानी शासकों यानी मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। इनमें जो अश्वमेध यज्ञ कराने का जो काम था वो इनके पुरोहित पतंजलि द्वारा किया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और ये भरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इस देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट राजा जो था शुंग वंश का वो देवभूति था और इसी देवभूति की हत्या किसने की, वासुदेव ने। और इस वासुदेव ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी और ये कण्व वंश बैठा। और कण्व वंश का एक अंतिम जो राजा था वो था सुशर्मा। तो कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा, और इस सुशर्मा को मारकर अंतिम जो शासक बनेगा या अंतिम जो मतलब राज्य आएगा वो आएगा सातवाहनों का। तो सिमुक जो था, सिमुक उसने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और इसके बाद में सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश जो कि आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको प्रतिष्ठान को बनाया था। राजधानी किसको बनाया, प्रतिष्ठान। और ये प्रतिष्ठान जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो जिला है वर्तमान में वहाँ पर है और ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। तो हाल जो है इन्होंने गाथा सप्तशती तथा जो गुणाढ्य है इन्होंने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने करवाया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि सातवाहन काल के समय रोम से इनके व्यापारिक संबंध थे। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो शीशे के ही बने होते थे और इन्हीं का वहाँ पर प्रचलन ज़्यादा था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था, मतलब इसकी शुरुआत की थी। और भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। देखिए ये जो गांव दान देने की और ये जो दान देने की इस तरह जो प्रथा चली, इसी के कारण जो राज्य था वो कमजोर होने लगा था। मौर्य शासन में ऐसा कुछ नहीं होता था कि किसी को भूमि दान में दी जाए।
सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था और वहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्था थी वहाँ से सीधे सीधे राजा को कर पहुँचता था। इसलिए जो राज्य था वो सुदृढ़ होता था। इसके बाद धीरे धीरे जब ये गांव दान देने में और इस तरह की जो प्रथा चलने लगी, इससे जो राज्य है वो कमजोर होने लगा था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के जो नाम मिलते हैं उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे या उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। ये जो इनकी माता के नाम पर इन राजाओं के नाम रखे गए हैं, इससे ये पता चलता है कि उस समय मात्र का ज़्यादा महत्व था, माता का ज़्यादा महत्व था और माता तंत्रात्मक ढांचे की हमें यहाँ से पुष्टि होती है। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्रात्मक भी था, क्योंकि यहाँ पर जो राजा होता था, राजा का पुत्र ही राजा वैसे भी बनता था, तो पितृ तंत्रात्मक यहाँ पर राजकुल था, क्योंकि यहाँ राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य। देखिए, चैत्य और बिहार दो तरह की ये जो हम कहें कि कृतियां हैं, ये बौद्ध धर्म में हमको मिलती हैं, चैत्य और बिहार। तो चैत्य वो जगह होती है जो कि पूजा घर के नाम से एक प्रकार से जाने जाते हैं। बिहार वो जगह होती है जहाँ पर भिक्षु निवास करते हैं। तो कार्ले का जो चैत्र है वो सातवाहनों के समय का बनाया हुआ है। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी सातवाहनों के द्वारा निर्मित की गई थी। अमरावती में जो कलाकृतियां हैं या कला जो वहाँ पे हुई है वो भी सातवाहनों द्वारा विकसित की गई थी। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं और दक्षिणापथ व्यापार का बहुत बड़ा एक सर्कुलेशन हम कह सकते हैं कि दक्षिणापथ से होता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। क्योंकि सातवाहनों का जो शासन है वो आंध्र प्रदेश और ये जो मध्य का एरिया है ये बहुत बड़ा भाग इनके कब्जे में था, इसलिए ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम करते थे और उसी के साथ ये व्यापार और सारी चीज़ों में अपनी काफ़ी भागीदारी निभाते थे। अगला अपना वंश है चेदी राजवंश। चेदी राजवंश जिसे हम कलिंग भी कहते हैं, कलिंग जो कि उड़ीसा में है। तो ये यहाँ पर चेदी राजवंश ने शासन किया कलिंग में यानी उड़ीसा में। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खारवेल शासक जो था वो इस वंश का प्रतापी राजा था और खारवेल की ही बहुत सारी उपाधियों का या उसके कार्यों का जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की गुफाओं में गुफा का मतलब उदयगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया था जैन साधुओं के लिए। भारत में यवन राज्य, तो जो यवन थे तो यवनों ने जो भारत में आक्रमण किया, यहाँ पर आए, तो उनका यहाँ पर क्रम देखिए इस प्रकार से है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनका क्रम अगर देखें तो हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी यूनानी, ठीक है, ये शासक यहाँ पर आए, इसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो ये इस प्रकार से आते हैं। तो यवन राज्य इस प्रकार से स्थापित करते हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। तो सेल्यूकस जो था, जो कि हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था, तो सेल्यूकस निकेटर ने जो अपना राज्य उस समय स्थापित किया था और जो संधि के द्वारा मौर्य साम्राज्य से इसका अलग अलग जो विभाजन हुआ था, उसके बाद में इसका सेल्यूकस का एक उत्तराधिकारी एंटियोकस था। तो एंटियोकस ने उस राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, वहां से उसने कोई दिक्कत नहीं हुई। एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप
उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो एंटियोकस द्वितीय के समय वो राज्य जो था वो बिखर गया। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनांडर, यूकेट्राइडिस, एंटी आल्कटीज तथा हर्मिक्स, तो इन्होंने फिर शासन किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध में बहुत सारे या बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर हुआ, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व में रहा। इसकी जो राजधानी थी वो साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट थी, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन, जिसका नाम दूसरा था नागार्जुन, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और ये जो नागार्जुन हैं, इन्होंने ही मेनांडर को बौद्ध धर्म में प्रशिक्षित किया था। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में हमें काफ़ी जो मतलब निश्चित रूप से जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंद यूनान जो थे, इन्होंने भारत में सिक्के जारी किए थे और उनके जो नाम हैं वो भी यहाँ के सिक्कों में स्पष्टता हमें दिखाई देते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में हिंद यूनानियों को ही जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। हेलेनिस्टिक कला जो है वो हिंद यूनानियों ने ही चलाई थी। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो गंधार कला जो है, इस गंधार कला में ही बौद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। और हेलेनिस्टिक आर्ट में उन्होंने क्या किया था कि हम अपनी भारत की मूर्तियों में देखते हैं कि बौद्ध की मूछें और दाढ़ी नहीं दिखाई जाती हैं और उनका एक सौम्य शरीर दिखाया जाता है। लेकिन हेलेनिस्टिक आर्ट में जब इसकी मूर्तियां बौद्ध की बनाई गई थी तो उसमें इन्होंने उनकी मूछें भी बनाई थी और शारीरिक बनावट पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन वहीं पर जब हम इंडियन पक्ष का देखते हैं तो उन्होंने जो मुद्राएं बनाई वो योग की मुद्राओं में ज़्यादा उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं और ध्यान की अवस्था को उन्होंने ज़्यादा मतलब उसको अपनाने की कोशिश की है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो हिंद यूनानियों द्वारा ही चलाई थी और गांधार कला जो है वो इसी का एक उदाहरण है। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए इसे यवनिका के नाम से जाना जाता था। यवनिका नाम से ये प्रसिद्ध था। तो पर्दे की प्रथा चलाने की वजह से जो नाट्य कला थी ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे शक है, कुषाण है, ये जो शासक थे इनका क्या विस्तार था, कैसे था। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इस चैनल को और यदि इसके पहले वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।